हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मिंटू आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 12th का इंग्लिश का ये पहला लेसन है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने और याद रखें। लाइन बाय लाइन हम हिंदी भी बताएंगे। इंग्लिश आप पढ़ लो, हिंदी इसका समझ लो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर को महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम समझ लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जो जन्म हुआ 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1948 में। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में जन्मे और 1948 में मर गए। मार दिया गया इन्हें, नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया, जिन्हें लोकतंत्र के रूप में बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। एक राजनेता की तुलना में ये आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। कहते हैं 1915 से 1948 तक वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे के हाथों उनकी हत्या हो गई। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे और विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए, न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में भी प्रकट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए एक निबंध का अंश है, जिसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं जिनसे समय के बदलाव का पूरी दृढ़ता से सामना किया। कहने का अर्थ है कि इस निबंध में उन बातों पर चर्चा की गई है जिनकी वजह से इतना समय गुजरने के बाद भी भारतीय सभ्यता अस्तित्व में कायम है। भौतिकता को पोषित करने वाला पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को बढ़ावा देने वाला भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं है। अब पश्चिमी सभ्यता में कौन है? अमेरिका है। आप अमेरिकन बनने के फेर में लगे रहिएगा ना, तो पूर्वी सभ्यता हम लोग का है और पश्चिमी सभ्यता अमेरिकन है। पूरब में हम लोग रहते हैं। पूर्वी सभ्यता का जो मतलब मेन जो देश था वो था रूस, और पश्चिमी सभ्यता का जो मेन देश था वो अमेरिका था। तो इधर के लोग उधर के बातों को समझेंगे और उधर के कल्चर को अपनाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। गांधी जी का ये मानना है। मेरा मानना है कि भारत में जो सभ्यता विकसित की है वो दुनिया में अपराज्य है। क्या है? अपराज्य। मतलब इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी नहीं कर सकती। अब बीजों में हम आप आ गए। हम आप जो है ना उस सभ्यता को मानते हैं, तो इसकी बराबरी जो है ना दूसरे देश, पश्चिमी देश नहीं कर सकते। रोम गुजर गया, ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया, फारस की ताकत टूट गई, जापान पश्चिमी हो गया। जापान जो है ना अभी भी गुलाम है अमेरिका का।
वहाँ पर जो पुलिस होते हैं, जापान में जो पुलिस होते हैं वो अमेरिकन पुलिस ही होते हैं। जापान के लोग पुलिस नहीं बन सकते। उनके लिए उसको अमेरिका जाना होगा, वहाँ से फॉर्म फिलअप करना होगा, तब जापान में वो पुलिस बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते। जापान भी अभी भी गुलाम है अमेरिका का। चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह नींव पर टिका है। टिका क्या है, यहाँ पर किसान लोग टिकाए हुए हैं। अगर किसान न रहेंगे तो समझिए भारत न रहेगा। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपने सबक सीखते हैं। ठीक है, मतलब ग्रीस के और रोम के लोग हम लोगों की सभ्यता से वो बहुत कुछ सीखते हैं, जो अब अपने पुराने वैभव में अस्तित्व में नहीं है। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। ऐसी दयनीय स्थिति है कि इस सब के बीच भारत अडिग है, और यही उसकी महिमा है। भारत जो है ना, अपने बात पर अडिग है। जैसा कि दोस्तों आप लोग होते हैं, अपने बात पर अडिग हो जाते हैं कि नहीं मुझे करना है तो करना है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। भारत के खिलाफ यह आरोप है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और अडिग है कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। श्री कृष्ण भी गीता में कहे हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, और भारत के लोग को बदलना बिना उनके मन के ये असंभव है। यह वास्तव में हमारी मेधा के विरुद्ध एक आरोप है। मेधा मतलब दिमाग के विरुद्ध एक आरोप है। हमने अनुभव का निहाई पर जिसका परीक्षण किया है, अनुभव के निहाई पर जिसका परीक्षण किया है, अनुभव का निहाई मतलब अनुभव से जो मैंने सीखा है उस पर परीक्षण किया है, हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं और यह स्थिर रहती है, और वह स्थिर रहती है। यह इसकी सुंदरता है। यह हमारी उम्मीदों का रक्षक है। यह हमारी उम्मीदों का क्या है, रक्षक है। हमारी सभ्यता आचरण की वह विद्या है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखाती है। कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है। कर्तव्य का प्रदर्शन ना, जैसे आजकल अपनी माँ जो है अपने परिवार को पोसती है, रोटी पकाना, सब्जी पकाना, ये सब कर्तव्य उनका है। ठीक है, और नैतिकता हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने माँ का पैर दबाएं, उनका पैर छुएं ना, ताकि उनको राहत मिले कि चलो हम इनके लिए करते हैं तो ये भी हमारे लिए कुछ करता है। ठीक है, परिवर्तनीय शब्द है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करने जैसा है। ऐसा करते हुए हम खुद को जान पाते हैं। ऐसा करते हुए हम खुद को जान पाते हैं। सभ्यता शब्द के गुजराती समकक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि कई लेखकों ने बताया है, किसी और से कुछ नहीं सीखना है, और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। हम पाते हैं कि मन एक बेचैन पंछी है। हम ऐसा देखते हैं कि मन एक क्या है, बेचैन पंछी है। जितना अधिक यह हासिल करता है उतना ही अधिक चाहता है, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं ना। वासनाओं में कहने का मतलब हम
विपरीत लिंगी की तरफ जितना प्रभावित होंगे हम उतना ही बेलगाम हो जाएंगे, मतलब हम किसी की बातों को न समझेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोगों की सीमा तय की थी। ठीक है, भोगों की सीमा तय की थी कि आपको भोग विलास कहाँ करना है, इसकी सीमा है। आप खुले में नहीं कर सकते, बंद कमरे में कर सकते हो। उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। अब आप अपने को मतलब ये चीज़ को दिखाने के लिए समाज को प्रेरित नहीं कर सकते हो, नहीं तो पता चलेगा कि आपको पीट दिया और उसको उठा के ले गया। एक आदमी अमीर है तो ज़रूरी नहीं कि वह खुश हो, या वह गरीब है तो ज़रूरी नहीं कि दुखी हो। लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से दूर रखा। मतलब इसको दूर करने के लिए जितने भी पूजा पाठ होते हैं, देखते हैं होंगे कि दुर्गा पूजा में गांव के 9 लड़कियों को खिला पिला कर अपने बच्चे से लोग प्रणाम करवाते हैं कि तुम इसको प्रणाम करो, ताकि उसके नज़र में वो देवी लगे और उसके बारे में कुछ गलत सोच उत्पन्न न करे। हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हैं, हलों से काम चलाते रहे हैं ना। हलों से जो बैल जोतता है खेत, उस हल से जो है ना हजारों साल पहले से काम चलाते आ रहे हैं। हमने उसी तरह के झोपड़ियों को बरकरार रखा है जो हमारे पूर्व समय में था, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले जैसी ही है। स्वदेशी मतलब हमारे जो आसपास का जो शिक्षा है वो पहले जैसे ही है। हमारे यहाँ जीवन का क्षरण करने वाली प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन जिससे बेकार हो जाए उसकी प्रतियोगिता हम लोग नहीं करवाते। सभी अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का अनुकरण करते हैं और एक नियमित मजदूरी लेते हैं। ऐसा नहीं था कि वह मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज को पता था कि अगर हम इस तरह की चीज़ों के पीछे अपना दिल लगाएंगे तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्रों को खो देंगे। जैसे देखिएगा दोस्तों, आपके गांव में कोई ट्रैक्टर रखा होगा और आपका खेत जो है ना जोतना है, तो आप उसके आगे पीछे घूमिएगा और वो कहेगा अभी उनका है, अभी उनका है, अभी मेरा है, अभी उनका है। तब जाके आप उसके आगे पीछे कीजिएगा, तभी जाके आप उसके गुलाम बन जाइएगा, तब जाके वो आपका खेत जोतेंगे, अन्यथा नहीं जोतेंगे। तो आप गुलाम बन गए ना। इसलिए उन्होंने उचित विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि हमारा वास्तविक सुख और स्वास्थ्य हमारे हाथ और पैर के उचित उपयोग में निहित होता है। देखिए दोस्तों, आप अपने हाथ पैर को चलाने की कोशिश कीजिए ना, इनसे काम कीजिए, नहीं काम कीजिएगा, जैसे ही बैठना चाहिएगा बैठ कर रह जाइएगा और आपका उम्र भी जो है धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको जितना हो सके आप मेहनत कराइए, ये उतना ही स्वस्थ रहेगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े शहर बोझिल और एक बेकार जाल की तरह थे। जो बड़े शहर है वो बेकार और जाल की तरह थे और लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे शहर में, क्योंकि वहाँ खेती वेती होता नहीं है, बेचारे लोग करेंगे क्या। इनकी शहरों में चोर, लुटेरे, वेश्यावृत्ति और बुरी प्रवृत्तियाँ पनपेगी। ठीक है, अब शहरों में कौन क्या पनपेगा, तो चोर आएगा, लुटेरा आएगा, वेश्याएँ आएगी, अपनी कोठा बनाकर उसमें डांस वगैरह करेंगी और बुरी प्रवृत्ति के लोग पनपेंगे, वहाँ पर होंगे, और गरीब आदमी अमीर लोगों द्वारा लूटे जाएंगे। जो गरीब आदमी है ना, वहाँ के जो अमीर लोग होंगे उसके द्वारा लूटे जाएंगे। इसलिए वे छोटे गांवों में संतुष्ट थे। उन्होंने देखा
कि आज लोग और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से हीन थी। किससे हीन थी? नैतिकता के तलवार से हीन थी, और इसलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। इस तरह के संविधान से सच्चा राष्ट्र दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के अधिक योग्य है। इस राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी नियंत्रित थे। हर कोई जानता था कि ये पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। इसके अलावा ये वकील और वैद्य को लूटते नहीं थे। उन्हें लोगों का आश्रित माना जाता था, न कि उनका स्वामी। न्याय सहनीय रूप से साफ सुथरा था। लोगों को उनमें उलझाने के लिए दलाल या बिचौलिए नहीं होते थे। यह बुराई केवल राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही थी ना, जहाँ पर बिचौलिए, दलाल ये सब पैसे खाते हैं। ये राजधानी में और उससे जुड़े हुए जितने शहर हैं उनमें थी। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। वे सही मायने में स्वराज का आनंद लेते थे। स्वराज मतलब अपना राज्य का आनंद लेते थे। भारतीय सभ्यता जैसे मेरे द्वारा वर्णित है, भारतीय सभ्यता जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, वैसे ही अपने अनुयायियों द्वारा भी वर्णित है। मतलब उनके जो अनुयायी थे, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके द्वारा भी वैसे ही वर्णित है। दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के सभी मनुष्य ने कभी पूर्णता प्राप्त नहीं की। पूर्णता, कोई पूर्ण नहीं है। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ाने की है और पश्चिमी सभ्यता की अनैतिकता का प्रचार करने की। अनैतिकता की मतलब वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ की अनैतिकता को प्रचार करते हैं कि ऐसे हमें नहीं रहना चाहिए। दूसरा ईश्वर विहीन है। दूसरा क्या है? ईश्वर विहीन है। और पहला ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। मतलब दिखाते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन पूर्वी सभ्यता ईश्वर को मानता है। जितनी समझ उतना ही विश्वास, मतलब लोगों में जितनी समझ विकसित कर दिए उतना ही विश्वास उत्पन्न हो गया। यह भारत के हर प्रेमी को भारतीय पुरानी सभ्यता से उसी तरह से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है जैसे कि एक बच्चा माँ के स्तन से चिपका रहता है। आगे सुनिए। मुझे पश्चिम से नफ़रत नहीं है, मतलब हमें अमेरिका से नफ़रत नहीं है। पश्चिमी साहित्य से मैंने जो बहुत कुछ सीखा है उसके लिए मैं पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे यह सिखाने के लिए आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत का उदय शिखर तक हो तो मुझे अपने देशवासियों से बेझिझक कहना होगा कि आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा और वो ये है कि हमें इसे हर कीमत पर दूर रखना चाहिए। वह आधुनिक सभ्यता है क्या? यह वस्तुओं की पूजा है। यह हमारे अंदर के जानवर की पूजा है। हमारे अंदर की जानवरों की पूजा है। मतलब हम लोग जो क्या थे? जानवर थे पहले, और इस जानवर को जो है ना हम लोग पूजते हैं कि हमारे मन के अंदर ये गलत भावना न आए। यह पूरी तरह से भौतिकवाद है, पूरी तरह से भौतिकवाद है। और आधुनिक सभ्यता कुछ है ही नहीं, आधुनिक सभ्यता कुछ है ही नहीं। अगर यह कदम पर भौतिक सभ्यता के विजय की नहीं सोचता तो दो सभ्यताओं के गुणों को तौलना अगर बेकार नहीं तो शायद अनावश्यक ही है। यह संभावना है कि
पश्चिम ने अपनी जलवायु और परिवेश के अनुकूल एक सभ्यता विकसित की है और इसी तरह हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियाँ के अनुकूल है और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। इंसान की चाहतों का असीमित विस्तार आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है। वही प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबद्ध और इनका सख्त विनिमय आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि कि हम उसके जैसा नहीं बन पाए, ना हम मॉडर्न नहीं हो पाए। और मॉडर्न जितना आप होइएगा उतना आपका चेहरा, आपका मतलब कि चलना, ये सब भद्दा लगेगा। भविष्य की स्थिति और दिव्यता में जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो संयम है, पूर्वी सभ्यता में हम लोग आते हैं और प्राचीन पहले के, यह विश्वास से उत्पन्न होता है। विश्वास लोग बहुत करते हैं और अक्सर भविष्य की स्थिति में और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तात्कालिक और शानदार होते हैं कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि खुद पर अंकुश लगाने में ही आदमी की जीत निहित है। अपने पर अंकुश लगाइए, आप अपने गलत कामों पर अंकुश लगाइए, सही काम निष्ठापूर्वक कीजिए। हम लोग क्षणिक खुशी के लिए अस्थायी अच्छाई को खो देने के खतरे में है। जैसे पंखा के नीचे आप बैठे रहिएगा तो पंखा के आदी हो जाइएगा। अब सरकार कहेगी कि हम पंखा का रेट जो है ना लाख रुपया कर देंगे, अब लाख रुपया दीजिए तभी तो आप रह पाइएगा ना। जिस तरह पश्चिम में उन्होंने उपभोग वस्तुओं के अद्भुत खोजें की हैं, उसी तरह हिंदुत्व ने भी धर्म, आत्मचेतना जैसी चीज़ों में बहुत अद्भुत खोजें की हैं। धर्म में भी बहुत अच्छे चीज़ को खोजा गया है, लेकिन हमें ये महान और बेहतरीन खोजें नहीं दिखती ना। ये बेहतरीन खोज जो है ना हमें नहीं दिखती, क्योंकि उस समय वो थे और आज मैं हूँ। जैसे कि हम देखते हैं बिल्ली रास्ता काट देती है, तो बिल्ली रास्ता काट देती है तो आप कहिए कि ये हम नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, बिल्ली को कुत्ता दौड़ाता है और कुत्ता उसके जस्ट पीछे होता है। अगर आप बिल्ली के दौड़ते ही आप रुके नहीं तो कुत्ता सामने आ जाएगा और आपकी गाड़ी कुत्ते पर चढ़ेगी और कुत्ता से जानते हैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। कुत्ता से डायरेक्ट एक्सीडेंट हो जाएगा आपको कुछ भी हो सकता है, इसलिए रुकना ज़रूरी है। पाश्चात्य विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है उससे हम चकित हैं। मुझे उस तरक्की से कोई लगाव नहीं है। वास्तव में यह लगभग ऐसा लगता है जैसे भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से भारत को उन रास्तों पर आगे बढ़ने से रोक दिया ताकि भारत भौतिकवाद के इस प्रवाह को रोकने के अपने विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। आखिरकार हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। हिंदू धर्म में अब तक ये कुछ है जो जीवित रखा है अपनी सभ्यता को। यह बेबीलोन, सीरिया, फारसी और मिस्र की सभ्यता के पतन का गवाह है। अपने चारों ओर एक नज़र डालें। रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है? क्या आपको आज गिबन, एक लेखक का नाम है गिबन का इटली या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम इटली था, कहीं भी मिल सकते हैं। ग्रीस जाइए, ग्रीस एक जगह का नाम है, वहाँ जाकर देखिए विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता कहाँ है।
अटारी सभ्यता कहाँ है, वहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। वहाँ का एक अटारी सभ्यता था ग्रीस में, बहुत ही अद्भुत था, लोग सीखते भी थे उससे, लेकिन वो कहाँ है, ख़त्म हो गया। फिर भारत आकर किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखों को छानने दीजिए और फिर अपने चारों ओर देखिए और आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राचीन भारत अभी भी जीवित है। आप इसे जीवित रखिएगा, हमारा विश्वास है। लेकिन उनके नीचे समृद्ध खजाने दफन है। सच है, यहाँ वहाँ बहुत गोबर के ढेर यानी कुछ बुराइयाँ भी थे। गोबर के ढेर मतलब बुराइयाँ भी थे, कुछ लोग गंदे कर रहे थे। क्या आपको पता है पुराने ज़माने में लोग बाहर में लैट्रिन करते थे तो कहाँ करते थे, मिट्टी पर। मिट्टी में जब जैसे ही करेंगे तो मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके मतलब जो टट्टी करते हैं उसके उसमें से उसको खाना मिलता है और वो कीड़े बड़े होते हैं, वह कीड़े को चिड़िया खाती है। मतलब चिड़िया को खिलाने के लिए ये लोग बाहर टट्टी करने जाते थे। और हमारे पश्चिमी सभ्यता में कहा गया कि ये गंदगी है, इसको आप अपने कहीं भी एक रूम शौचालय वगैरह बनवा लीजिए और उसमें कीजिए। बताइए, सब चिड़िया तो मर जाएगी, भूखे मर जाएगी, कहाँ फल उन लोग को मिलेगा। कीड़े मकोड़े खा कर चिड़िया लोग जिंदा रहती थी, अब कीड़े मकोड़े उन लोगों को मिलता ही नहीं है, बेचारी चिड़िया ख़त्म हो गई। और यह क्यों बच गया, इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया था। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर, आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छा को प्रतिबंधित करने पर, आत्मनिषेध पर निर्भर करती है। कोई संदेह नहीं कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। यह कहने की बात नहीं है कि उन सभ्यताओं में जो भी अच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम अपना और आत्मसात नहीं कर सकते हैं ना। जो मतलब हम अपने में लगाएंगे उस चीज़ को हम रखेंगे ही रखेंगे। जैसे कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि यहाँ तक कि यूरोपीय लोग को भी हम उन बुराइयों से अलग रखने की ज़रूरत नहीं है जो इनकी सभ्यता से आ गई है, इनकी सभ्यता से आ गई है। भौतिक सुख और उनकी वृद्धि के लिए निरंतर खोज एक बुराई की तरह है। और मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यूरोपीय लोग अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। यूरोपीय लोग को कहना होगा कि आप अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार कीजिए और हमारी सभ्यता को अपनाइए। यदि उन्हें उस सुख सुविधा के वजन के नीचे दबना नहीं है जिसके वे गुलाम होते जा रहे हैं, हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन मुझे पता है कि भारत के लिए गोल्डन फ्लेश ग्रीक मिथक में एक तरह का आकर्षक रत्न जो आग और सांप से घिरा होता है, इसी को आग और सांप से घिरे हुए फिश मतलब जगह को गोल्डन फ्लिस कहते हैं, के पीछे दौड़ना निश्चित मौत का सामना करना है। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श को अंकित कर लें। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी का यही प्रचार। सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी का यही विचार। तो सादा जीवन अपना जिए लेकिन उच्च विचार भी रखें। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता और हम कुछ लोग जो जनता के लिए सोचने की वकालत करते हैं कि उनका क्या होगा। उच्च जीवन को व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने
का खतरा उठाते हैं। सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में इच्छाओं का गुणन वृद्धि नहीं, बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध होती है। ठीक है, जो सभ्यता, वास्तविक अर्थ सभ्यता का क्या होता है? अपनी इच्छाओं को जानबूझकर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाते हैं कि नहीं, हमें किसी का जो है ना शोषण नहीं करना चाहिए, हमें वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए, जानबूझकर लगाते हैं अगर सभ्यता को बचाना है तब। यह अकेले ही संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। इसलिए असीमित संख्या में चाह रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक भ्रम और एक जाल लगता है। किसी भी शारीरिक शरीर की ज़रूरतों, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्म मतलब संकीर्ण दिमाग की बौद्धिक ज़रूरतों की तुष्टि भी एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए, इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए। ठीक है, आप शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए। एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है, विलासिता की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। अगर चले गए तो फिर आपका निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ताकि वे मानवता की सेवा में उसे बाधा न पहुँचाए जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं। उसको कभी बाधा न पहुँचाए जिस पर उसकी सारी ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में और आपको नई नई बातों को समझाने में। तो दोस्तों चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।